अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ ज़िशान बशीर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गजा में अमन माहदे के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में अहम करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालफत में एक भी वोट सामने नहीं आया। अलबत्ता रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद में गजा के लिए एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने और एक अबूरी इंतजामी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी गई है, जो गजा की तामीर नौ, सलामती और मौशी बहाली की निगरानी करेगी। पाकिस्तान ने वोट की हिमायत की वजह वाज़े करते हुए कहा कि कोई भी अमन मंसूबा तब तक काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी आज़ाद, खुद मुख्तार और मुसलसल जोग्राफिया रखने वाली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत न दे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इस करारदाद को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। साथ ही हमास ने मुतालबा किया कि गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ का इख्तियार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इदारों के पास होना चाहिए, न कि किसी बैरूनी इंतजामी बोर्ड के पास। एक तरफ अमन मनसूबे के हक में करारदादें मंजूर की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब इसराइली हमले भी जारी हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूँ। जलालुल फरज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि तर्जुमान है गजा के। इसके अलावा डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जलालुल फरज साहब, मैं आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि ये जो करारदाद मंजूर की गई है अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मंसूबे के हवाले से, इसका आप क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में, स्पेशली जो गजा में अमन के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, अगर देखा जाए, अगर वाकई में ये अमन का मंसूबा है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो गजा के अवाम, फ़लस्तीनी अवाम सालों साल से अमन का इंतज़ार कर रहे हैं, और हर कोई चाहे वो फ़लस्तीनी हो या कोई भी इस दुनिया में यही चाहता कि गजा के अंदर एक अमन हो, एक सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर हो। लेकिन अगर ये जाल है गजा के अवाम के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए और उन ममालिक के लिए जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, ये तो अलग बात है। देखिए, इस करारदाद के अंदर अगर आप देख ले तो मैं आपको 3 राय बताऊंगा जो फ़लस्तीनियों का। एक तो राय वो है महमूद अब्बास साहब की जो हुकूमत का है, इनका इस करारदाद को खैर मकदम कहा है, खैर मकदम के कि जी अच्छी बात है। अच्छा, जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे जद इस्लामी है हो, चाहे वो अवाम महाज हो, जितनी भी तंजीमें हैं वहाँ पर मुज़ाहमतें, वो जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि इन्होंने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, तीसरा राय है अवाम का। अवाम, फ़लस्तीनी जो अवाम है, 2 चीज़ मांग रहे हैं। एक तो इनको इस वक्त फौरी तौर पे वहाँ पे खाना पीना, खुराक और अमन और इस शदीद सर्दी और बारिश में इनको सहूलत मुयसर किया जाए। एक तो नंबर 1। नंबर 2, हमेशा के लिए एक मुस्तकिल हल हो जिसमें खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन है। ठीक, अब ये मुझे बताइए, इस 20 निकात के अंदर कहाँ पर है जिक्र है कि फ़लस्तीन आज़ाद मुख्तियार रियासत है? हाँ, अलबत्ता ये जिक्र हुआ है कि आने वाले वक्त में, यानी 3 साल के बाद आने वाले वक्त में फ़लस्तीन खुद इरादियत का एक रास्ता हमवार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहना कि ये जो 20 निकात पर मुश्तमल मंसूबा है ये फ़लस्तीनियों के लिए अच्छा है, तो मेरे ख्याल में अब भी ये कहना कब्ल वक्त है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ बहुत वाज़ह और क्लियर है। वो ये है कि बैनुल अक़वामी ताकतें या बैनुल अक़वामी फोर्सेस है जिनको गजा के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा। अब ये भी देखना है कि ये जो फोर्सेस हैं इनको क्या मैंडेट किया जा रहा, अभी तक हमें पता ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ हमें ये भी पता ही नहीं है कि ममालिक का जो जिक्र हो रहा है जिनके फोर्सेस गजा जाएंगे, वो ममालिक कौन से हैं, अभी तक भी हमें पता ही नहीं है। अच्छा, नंबर 3, ये जो ममालिक है किसकी अंदर या किसकी मातहत काम करेंगे, अभी तक भी इसका क्लियर नहीं है। अच्छा, नंबर 4, क्या ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस गजा जा रहे हैं, क्या वो इसराइल को इसराइल की जो जारहियत और जुल्म? जलाल साहब, ये मैंडेट के हवाले से बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है। मैं चाहूँगा कि यही पॉइंट मैं लेकर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा की तरफ आऊँ।
डॉक्टर साहिबा, ये जो इंटरनेशनल पीस फोर्स तैनात की जा रही है, क्या इसकी कोई अफादियत होगी, या जो मैंडेट के हवाले से जलाल साहब ने अभी जिक्र किया है कि अभी कुछ पता नहीं है कि इसका मैंडेट क्या होगा, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका फायदा गजा को, फलस्तीन को हो सकता है? देखिए, ये जो 20 नुकाती प्लान है ये बहुत एम्बिगुअस है, और इस पे जो पैलेस्टीनियन हैं उनसे बाकायदा बात भी नहीं हुई थी। हम बार बार इस प्रोग्राम में खास तौर पे फ़लस्तीन का जब भी हम उस पर जिक्र करते हैं तो ये बात आती है कि जो फ़लस्तीनी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना एजेंडा पॉइंट्स लेके बात करते हैं और इजरायली अपना करते हैं, और मीडिएटर दोनों में आपस में बात करवाते हैं। तो ये जो 21 पॉइंट हैं, ये ना तो 21 के 21 जो हैं वो इजरायली जो हैं वो मुकम्मल तौर पे माने हुए हैं, और ना ही फ़लस्तीनियों से इसके बारे में कोई बात हुई। अब आ जाते हैं कि जी ये कर क्या सकता है। इस वक्त जो आलमी मंजरनामे पे 3 हल हैं फ़लस्तीन के इस वक्त की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। एक यही है कि ये 20 नुकाती फार्मूला जो है ये लेके जाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि गया, और वहां पे जनाब इसे मंजूर कर लिया जाए। इसके इसी तरह एम्बिगुअस होने में, जिसमें कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं है, फौजें किसकी होंगी, कितनी होंगी, कितने टाइम तक होंगी, उनकी क्या मैंडेट होगा, ये क्लियर नहीं है। फलस्तीनियों के पास हक़ खुद इरादियत है, ये मौजूद है, लेकिन कब होगा और कैसे उसको मटीरियलाइज किया जाएगा ये मौजूद नहीं है। और एक इस प्लान के अलावा जो है एक और प्लान जो है वो भी है, वो है जो फ्रांस ने और सऊदी अरेबिया ने जो है वो बनाया, और फिर उस पे भी कब बात हो रही थी। इसके अलावा एक और प्लान है जो कि कोलंबिया के जो है वो सदर उन्होंने प्रपोज किया था, और वो ये है कि जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं फिर तो 5 मुल्कों ने P5 ने वीटो करना होता है ना, किसी एक ने या सब ने मानना होता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप जनरल असेंबली में चले जाएं, वहां पे 1 कंट्री 1 वोट है, और वहां पे हक होता है कि जब आप इतनी बड़ी जारियत और बर्बरियत देखते हैं तो उसमें आप एक पीस जो है मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं यूनिटी फॉर पीस, वो रेजोल्यूशन आप डालते हैं, और फिर उस रेजोल्यूशन पे जो मेजॉरिटी दुनिया के ममालिक हैं अगर वो एग्री करते हैं तो आप उस अपार्टाइड कंट्री को जो है उसको एम्बार्गो करते हैं, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली, और जो दूसरे लोग हैं उनको आप सहूलत फराहम करते हैं, उनकी आप जिंदगियां बचाते हैं, और आप उनको जाके वहां पे उनके लिए कोई बचाव की सूरत हाल पैदा करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ट्रंप का प्लान है ये वही जो जनरल असेंबली का प्लान था जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें फलस्तीनी जो कि विक्टिम है उनके लिए ज्यादा सहूलतों का, यानी उनके लिए ज्यादा बेहतर सूरत हाल निकलने का जिसमें हल है, उसको रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा किया गया, जिसके ऊपर खास तौर पे हमारे रीजनल ममालिक जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वो बहुत इनकी रिजर्वेशंस थी, जिसमें रशिया और चाइना जो है वो बार बार यही बात कर रहे थे कि इसका कोई डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन प्लान नहीं है। ये तो पॉइंट्स हैं ना, तो अगर आप पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है। डॉक्टर साहब, यही वजह है कि चाइना और रशिया ने वोटिंग में भी जो है वो यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया था। जलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो अबूरी इंतजामी अथॉरिटी कायम की जा रही है, इसके इख्तियारात में और जो फ़लस्तीनी हुकूमत है इसके इख्तियारात में क्या डिफरेंस होगा? क्या कम हो जाएंगे फ़लस्तीनी हुकूमत के इख्तियारात इसके बाद? देखिए ज़ीशान साहब, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं यहाँ से आपके सवाल का जवाब यहाँ से शुरू करूँगा। जो मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है और इसराइल की हुकूमत ने अभी कुछ देर पहले, इन्होंने बड़ा देर लगाकर अभी कुछ देर पहले आपके पास हाजिर होने से पहले इसराइल के बेंयामीन नेतन्याहू के ऑफिस से बाकायदा बयान जारी हुआ कि इससे मंसूबा को, इस करारदाद को इन्होंने खैर मकदम किया है। तो अब कॉमन सेंस की बात है, मंसूबा पेश करने वाला डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल उसको खैर मकदम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी समझ रहे होंगे, हर तज्जिया निगार, हर समझदार आदमी समझता होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह मंसूबा पेश किया है और इसराइल ने उसको खैर मकदम किए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल ऑल इज इन फेवर ऑफ इसराइल, ये तमाम मुकम्मल इसराइल के फेवर में। आपने जो बात की है ना सर, अभी तक तो जो सवाल आपने किया, अभी तक ये भी बात क्लियर नहीं है। अभी तक तो फलस्तीनी हुकूमत या फलस्तीनी अथॉरिटी या फलस्तीनी का वहां पर कोई इंतजामिया की बात क्लियर वाज़ह नहीं है। अभी तक तो 3 साल अभी बातें जो चल रही है और हो रही है कि जी 3 साल तक फोर्सेज होगा, एक निगरान सेटअप होगा।
काफी ऐसी पॉइंट्स है इस 20 निकात के अंदर है जो इस वक्त एक क्लियर नहीं है ज़ीशान साहब, जिसकी वजह से सही हमारे मुज़ाहमती जो तंजीमें हैं और फ़लस्तीनी अवाम ने इसको बाकायदा आप ये कह लें मुस्तरद तो कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हमें इसके अंदर। अभी हमें ये देखिए, शायद यूँ लग रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसराइल जो 20 महीना में सॉरी जो 2 साल में इसराइल कर नहीं सका, शायद वो इसराइल इस मंसूबे के थ्रू से वो करवाना चाहता है, गज़ा के अंदर है, ठीक है। लेकिन अभी ये कहना कब इस वक्त है, क्योंकि आने वाले वक्त जो मजीद चीज़ें हैं वो सामने नजर आएगी, वो इस चीज़ का सवाल यानी इस चीज़ को क्लियर करेगा कि ये मंसूबा या जो 20 निकात का जो मंसूबा है वो फ़लस्तीनियों के हक में थी या फ़लस्तीनियों का क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो गज़ा के अंदर सूरत हाल है, इस 20 निकात जो मंसूबा जिसका करारदाद जिसके हक में करारदाद मंजूर हुआ, ये सल्यूशन नहीं है, मुकम्मल हल नहीं है। ये मैं नहीं समझता हूँ। अभी भी देखिए, आज की तारीख में भी ज़ीशान साहब, आज की तारीख में फजर से बमबारी गज़ा भी हो रही है, शहादतें हो रही है, और मेरे ख्याल में जब हमास ने और मुज़ाहमती तंजीमों ने इसको मुस्तरद कर दिया, इसका मतलब अब आने वाला वक्त गज़ा में अमन होना मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। तो ये जनाब अभी गज़ा का जो मुस्तकबल है, गज़ा का जो ये आपने कंट्रोल जो है, बात की है, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमर है कि 10 अक्टूबर को मायदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अमन कायम नहीं हो सका और इसराइल मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि कोई भी अमन मंसूबा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत ना दी जाए। इसकी कितनी अहमियत है, और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई मंसूबा पेश किया जा सकता है जिसमें ये चीज़ भी शामिल हो? देखिए, अब ये सबसे अहम पॉइंट है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारे रीजन के दोस्त ममालिक जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें बेबसी के अंदर एक डिसीजन लेना है। मुझे इस पे कोई शक नहीं है। जिस दिन पहले दिन ये मंसूबा की बात हुई थी कि मैं इस मंसूबे की बहुत बड़ी एडवोकेट भी हूं, लेकिन इस मंसूबे के अंदर जो फ्लॉज हैं, फंडामेंटली ये फ्लॉड मंसूबा है, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी नजर से बच गए हैं। इसमें उम्मीद क्या है कि एक जो बड़े स्केल पे एक जेनोसाइड था, उसका स्केल जो है वो कम किया गया। अब अंदाजा लगाएं बेबसी का ना, हम किस चीज पे एग्री कर रहे हैं। जो फाके थे वो थोड़ी सी खुराक पहुंचनी शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान ने भी अपने खासतौर पे चाइना, रशिया सबकी मशावरत से, चाइना और रशिया चाहते तो बैठ कर वहां पे वीटो भी कर सकते थे। उनको इस चीज से कोई नहीं रोक सकता कि ये मंसूबे पे अमल ही ना होता, ये यही मिट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसमें कॉमन सेंस क्या है? उसमें यह है कि एक मंसूबा अगर एक जो पार्टी है, जेनोसाइडल मैनियक पार्टी है, उनकी तरफ से ब्रॉडर वेस्ट और इसराइल मिलकर अगर अपने मुंह से कह रहे हैं कि फिलहाल हम इसको थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं और इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाह रहे हैं और इस मंसूबे के तहत लगाना चाह रहे हैं, तो चले देखते हैं। लेकिन बेवकूफ कोई भी नहीं है, हर कोई जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर काम कर रहा है और उनका यही है कि चलें आप ये मंसूबा बना के देख लें, लेकिन जितनी देर मंसूबा है तब तक जो है आप उसका स्केल वो नहीं रख सकते बर्बरियत का जो कि आपने रखा हुआ था। और यकीनन यही हमारी इसके अंदर जो है ना एक वाहिद विक्ट्री है जो मुझे महसूस होती है। वरना इस मंसूबे का बनना और इस पे अमल इस तरह से हो जाना जैसे कि ये अब यूनाइटेड नेशंस में से निकला है, ये एक अपार्टाइड को लेजिटिमाइज करने वाली बात है। ये बहुत अहम बात आपने की कि हमारी सिर्फ विक्ट्री ये थी कि वहां पर नस्ल कुशी को रोका जाए, वहां पर हलाकतों को रोका जाए। अब देखना यह है कि इसका मुस्तकबिल क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाज़िमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जलालुल फरा साहब तर्जुमान गज़ा हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाक भारत इख्तिलाफात की, जो कि एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। बुनियाद मरसूस में भारत की जिल्लत आमेज नाकामी के बाद मोदी सरकार एक बार जंगी जुनून में मुब्तला दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारतीय आर्मी चीफ जनरल भूपिंदर द्विवेदी ने मई के तनाज़े को महज एक ट्रेलर करार दिया और कहा कि फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। जंग की धमकियां देते हुए कहा कि भारत एक बड़ी जंग के लिए तैयार है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत को मई में जो इबरतनाक शिकस्त हुई
हाथ गिराए मोदी अपना मुंह छुपा रहा है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और कश्मीर की साजिश में भी नाकाम रहे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। दूसरी जानिब दिल्ली धमाके को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए मोदी के गोदी मीडिया ने एक और फर्जी कहानी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके में एक खातून डॉक्टर शाहीन शाहिद को मुलविस करार देने की कोशिश की और अजीब दावा कर डाला कि डॉक्टर शाहीन ने 3 पासपोर्ट्स पर पाकिस्तान का सफर किया। उनके सफर को लाल किले के हमले से जोड़ा गया है। अगर वाकई एक ही शख्स 3 पासपोर्ट बनाकर मुल्क से बाहर सफर करता रहा तो फिर सवाल यह है कि भारतीय इमिग्रेशन और सिक्योरिटी इदारे कहां सोए हुए थे। ये कहानी न सिर्फ भारत की नाकिस तफ्तीशी निज़ाम को बेनकाब करती है बल्कि एक बार फिर ये साबित करती है कि दिल्ली हुकूमत सियासी मकासद के लिए झूठ गढ़ने से भी दरेग नहीं करती। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर जो है वो झूठे इल्ज़ामात आयद करना, हर्जा सराई करना, ये पुराना वतीरा है भारत का। अब दिल्ली के लाल किला हमले को भी पाकिस्तान के साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी अपनी नाअहली इस कहानी में सामने आ रही है। क्या कमेंट करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के लिए तो इंसान जो है वो सिर्फ उनके ऊपर अफसरदा ही हो सकता है कि इतने चीप प्लानिंग ये करते हैं और इतने ये चीप अंदाज में बात करते हैं। अभी जो दिल्ली धमाका हुआ उसके अंदर जो है वो सिलेंडर का धमाका था। इन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो सिलेंडर का धमाका है। इनकी इब्तदाई रिपोर्ट मौजूद थी। तो वहाँ एनी शाहिद था, उसने ये भी बता दिया कि 2 लोग जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे। एक जो था वो और दोनों के जो शनाख्ती कार्ड थे वो मौजूद थे और उन्होंने उनके नाम भी बता दिया। अब एनी शाहिद जो है क्या वो वहाँ लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा था? मतलब आप अंदाजा करें। और फिर ये कौन से दहशतगर्द हैं जो अपने साथ शनाख्ती कार्ड लेके फिरते हैं? फॉर गॉड सेक, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इनके हमेशा से ये माजी में भी रचाते रहे। उड़ी में रचाया, पठानकोट में रचाया इन्होंने। उसके बाद जो है वो ये अभी जो हालिया हमने देखा कि किस तरीके से पुलवामा के अंदर ये हुआ, तमाम के तमाम झूठे साबित हुए। पूरी दुनिया इनके ऊपर हंसती है, थूकती है इनके ऊपर। अभी जो इनके इंटरनल इश्यूज हैं, अब अगर वो 3 पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेवल किए हैं तो ये बताएं कि वो पासपोर्ट क्या किसने जारी किए हैं? पहले तो ये बताएं ना कि वो क्या भारतीय सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? अब आप ये देखें ना कि वो 450 किलोमीटर दूर से जो है बंदा आ गया और पूरी जो वहां 9 लाख फौज भारत की मौजूद है उसको जो है वो पुलवामा के अंदर वो चीट करता हुआ आ गया। हालांकि कमाल ये है कि इस टाइम पे खुद भारत का ये क्लेम है कि जो भी इस टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर उन्होंने जो सिस्टम्स लगाए हुए हैं, वहां अगर एक मक्खी भी उड़ती है तो वो भी उनकी जो है वो सर्वेलेंस का शिकार बन देती है। उनको पता होता है कि यहाँ एक मक्खी या कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि जो दरवाजे हैं वो तो भारत की साइड से खुलते हैं, पाकिस्तान की साइड से तो दरवाजे लगे ही नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ तो लगाई इंडिया ने है, ये बाढ़ तो पाकिस्तान ने लगाई नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये भारत के जितने भी ये फॉल्स क्लेम्स हैं ये मासवाए जग हसाई के। असल मसला ये है कि भारत को बहुत मुश्किलात का सामना है, अंदर से फ्रेगमेंटेशन है। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने आजादी डिक्लेयर कर दी हुई है, नागालैंड ने उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के रख दिया। अब ये भारत जो है ये चारों शाने जो चित है वो पड़ा है। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि एन शेख हसीना के जो जब ये आना लगा था वर्डिक्ट उनका 14 तारीख को पहले मुतवक्का था, तो उन्होंने 12 तारीख ऑब्वियसली ये तमाम चीजें अब्दुल्ला साहब असरअंदाज होती हैं। इस वक्त जो भारत की जानिब से ये हर्जा सराई की जा रही है, ये जारहाना बयानात हैं या जो झूठा प्रोपागेंडा किया जा रहा है, इसको काउंटर करने के लिए किस तरह के इकदाम आप समझते हैं कि उठाए जाने चाहिए? देखिए, मेरा तो जनरल द्विवेदी को एक ही मशवरा है और मैं पाकिस्तान टेलीविजन जो हमारा सुनो है उसके जरिए ये बात सुनाना चाहता हूं कि आइदर कम अप और शट अप। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर अब्दुल्ला साहब की आवाज़ जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बहुत खुला पैगाम है कि इस तरह के जारहाना बयानात से मामलात जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि मामलात सही हों। और जब ये तमाम तर जारहाना बयानात जारी रहेंगे, हर्जा सराई जारी रहेगी, तो यकीनी तौर पर ये ताल्लुकात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे।
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक जवानाने पाकिस्तान, और इस बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी दुनिया की बड़ी कुव्वतों में जंगी फ़ज़ाई ताकत की नई दौड़ तेज़ हो चुकी है। दुबई एयर शो में जंगी महारत का मुजाहरा भी किया गया और इसके अलावा जो दिफाई सनत है उसने भी अपने मुख्तलिफ जो स्टॉल्स थे वहाँ पर लगाए। एयर शो में जंगी तैयारों की इस दौड़ में पाकिस्तानी तैयारों की गूंज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। पाकिस्तानी JF-17 ने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत पर आलमी एतराफ़। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी JF-17 की घन गरज और परवाज़ों पर शायकीन की नजरें जम गईं। दूसरी जानिब भारतीय साख्ता तेजस लड़ाका तैयारे से ईंधन लीक होने की सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रनवे पर खड़े तैयारे के नीचे से मुसलसल तेल टपक रहा है। भारत अगर एयर शो में तैयारी संभाल नहीं पा रहा तो मैदान जंग में क्या करेगा। उधर आपको बताते जाएं कि आज मगरबी दुनिया और इस्लामी दुनिया के दो बड़े लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान में मुलाकात होने जा रही है, जहां नए दिफाई मुआहदे होने का इम्कान है। मुलाकात से कबल ट्रंप ने सऊदी अरब को जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी देने का भी ऐलान किया है। सऊदी अरब अमरीका से 48 F-35 तैयारे खरीदने की ख्वाहिश रखता है। माहिरीन के मुताबिक F-35 की मुमकिन फरोख्त मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई क़ुव्वत का नक्शा बदल सकती है। इसी दौरान यूरोप के महाज पर भी बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान 100 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का तारीखी मुआहदा तय पा गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में इस दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत आइंदा 10 साल में ये तैयारे यूक्रेन के बेड़े का हिस्सा बनेंगे। इन मुआहदों से ताकत का तवाज़ुन कहाँ पर क्या असर डालेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी और जियोपॉलिटिकल उमूर के। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो F-35 तैयारों का मुआहदा एक हो रहा है सऊदी अरब और वाशिंगटन के दरमियान, वो कितना ज़्यादा अहम है? ताकत का तवाज़ुन मशरिक़ वस्ता में आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त? थैंक यू वेरी मच ज़िशान। ऐसा है कि जब हम बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की तो उसके अंदर सिर्फ सऊदीया नहीं है, बाकी ममालिक भी हैं। तो अगर हम थोड़ा रीसेंट पास्ट में देखें तो अमेरिका का ये क्लेम कि हमने ईरान की जो एटमी क़ुव्वत है उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर सऊदीया को किससे ख़तरा है? और अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है जिसके पास F-35 मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ इत्तहादी के तौर पे दोबारा से एंटर होने के लिए है, चूँकि इससे पहले जो कतर के ऊपर अटैक हुआ था तो उससे पता चला था कि अमेरिकन जो दिफाई निज़ाम है उसके ऊपर पूरी तरह से अरब जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब का तय पाया था। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि एक तो ये मिलिटरीली जो जंगी बजट है उसके ऊपर इजाफा करेगा, दूसरा ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फाइनेंशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डिफेंस डील्स जो दुनिया के अंदर होती हैं, जो इससे पहले F-35 की डील इंडिया को भी सेल करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहाँ वो राफेल की तरफ चले गए। तो ये एक तरफ अमेरिका फर्स्ट वाली बात है। दूसरा ये कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बेचे जा रहे हैं, अभी तक कांग्रेस से या सेनेट से उसकी मंजूरी नहीं मिली। तो ये अभी इनिशियल बेसिस के ऊपर है, देखते हैं कि ये इत्तहादी तैयारे अगर जब डिलीवर होंगे तो उस टाइम ये इम्पैक्ट क्या डालेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये अपना जंगी साजो सामान बेचने की बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। प्रोफेसर साहब आपकी जानिब भी मैं वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब आपके वक्त का। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होने के लिए जा रही है और वाशिंगटन सऊदी अरब के माबैन एक दिफाई मुआहदा भी मुतवक्के है, उसके बाद F-35 तैयारों की जो फ़रोख्त है, ओवरऑल अगर हम मिडल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या इसमें आप चेंजेस देख रहे हैं आने वाले वक्त में? साजिद हबीब साहब। साजिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो कुछ भी अमेरिका मिडल ईस्ट में कर रहा है, या अभी जैसे क्राउन प्रिंस वहाँ पे गए हैं, इनकी मुलाकात है, और उससे पहले ही उन्होंने 48 F-35
बेचने का ऐलान कर दिया है। तो वो खरीद रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो बेचना चाहते हैं, वो बेचेंगे। मेरे ख्याल में ये सारा कुछ जो है इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है, जिसका मतलब इजराइल को महफूज से महफूज तर करना है। सऊदी अरब के पास पहले भी अमेरिकन इक्विपमेंट है और कुछ उनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट है। उनके पास F-15 ईगल्स हैं बहुत पुराने, जो कि मॉडिफाइड होते रहते हैं। टॉर्नेडोज है, टाइफोन्स है उनके पास। लेकिन इसमें मुझे कोई उसमें अमेरिका की तरफ से कोई उनकी पॉलिसी में चेंज नजर नहीं आ रही। आप देखिए कि इजराइल ने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है F-35 देने की। इजराइल जो पिछले 10 वर्षों से F-35 को ऑपरेट कर रहा है और उसने गजा से लेके ईरान तक जो उसने किया है F-35 से साथ किया है, उसने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि आप दे दें सऊदी अरब को, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ उसकी हिफाजत के लिए हो रहा है। और उसने एक कंडीशन लगाई है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इजराइल। यार अगर आपने सऊदीया को देने हैं तो उसको कहिए कि वो हमारे साथ ऑफिशियली, डिप्लोमेटिकली सबके सामने अपने रिलेशंस अच्छे करे। उसमें इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है, ये मैं नहीं कह सकता, या उसके बगैर एक सटल उनकी कंफर्मेशन की, उनकी जो गारंटी लेनी है वो है। तो दूसरी बात यह है कि इसके अलावा अगर चाइना का और जो रशिया का इंटरेस्ट अगर जो इस तरफ है, और इससे भी रोकना है सऊदी अरब को कि वो इनकी तरफ ना जाए, जो कि एक इंडिकेशन थोड़ी सी मिली है कि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब ने मुआहिदा किया है, इट्स अ चेंज कि उसने अमेरिका से हटके भी किसी और के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार किया है। तो जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इस F-35 की सेल से इसमें कोई बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा या कोई टिल्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले भी देखिए, कतर को देख लीजिए, लेटेस्ट जहाज है उनके पास -F-35। तो क्या हुआ जब उसके ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक किया या ईरान ने एक छोटा सा स्ट्राइक किया? तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई शिफ्ट नहीं है। ये सारा कुछ इजराइल की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हो रहा है। ठीक। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, अगर हम दूसरी जानिब यूरोप की बात करें तो फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान जो 100 राफेल तैयारों का मुआहिदा हुआ है, इसको महज एक मुआहिदा समझा जाए, इसको शराकतदारी समझा जाए, या कोई ये नई अस्करी हिकमत अमली हो सकती है रूस की जानिब से यूक्रेन जंग के तनाजुर में? क्या कहेंगे आप? ज़ीशान, रूस की तरफ बाद में आते हैं। पहले तो ये देखें कि कितनी देर से जंग जारी है, और अभी वो 3 साल तो पायलट्स को ट्रेन होने में लगेगा, और ये 10 साल का मुआहिदा है। और ये जो 100 राफेल मिलेंगे इनको, ये 10 इयर्स में मिलेंगे, और उसके साथ साथ इसका मतलब है कि ये एक लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। और जंग पता नहीं बंद होती है या नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ी एक इकनॉमिक या जंगी डील हम देख रहे हैं। जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने डायरेक्ट कह दिया और मैं इनडायरेक्ट कह रहा था कि इससे बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट, उसको देखा जा रहा है उधर सऊदीया और USA के दरमियान भी। और इधर अगर आप यूक्रेन के और यूरोप के दरमियान या फ्रांस के दरमियान देखें तो यकीनी बात है इधर भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये कि डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम करना है, कि जो भी मामलात हैं यूरोप के, उसके अंदर रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। उनका जो आप समझ लें कि क्राइसिस था गैस का या बाकी चीज़ों का, या डिपेंडेंसी है या थ्रेट्स हैं यूरोप को, उस सारे को डील करने के लिए ये एश्योरिटी दिलवानी बहुत ज़रूरी थी सिक्योरिटी डायनामिक्स में, कि हाँ सारा यूरोप जो है वो साथ खड़ा है और हम लेटेस्ट इक्विपमेंट देंगे। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, ड्रोन भी होंगे, बाकी चीज़ें भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके पीछे एक मज़ीद पैसा ज़ाया किया जाएगा, और इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स रशिया को भी होंगे। और फ्रांस यानी यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रशिया के यूरोप के साथ ताल्लुकात जो है वो दोबारा से देखे जाएंगे। सही। साजिद हबीब साहब, अभी ये जो हम बड़ी ताकतों के दरमियान मुआहदे देख रहे हैं या जो ख़रीदारी हो रही है, चाहे वो फ्रांस यूक्रेन की हो, चाहे वो सऊदी अरब और वाशिंगटन की हो, इसमें आप नहीं समझते कि फ़ज़ाई बर्तरी की दौड़ में दुनिया को ये एक नए आलमी असलहे की दौड़ की जानिब धकेल रही है? जी बिल्कुल धकेल रही है, और उसमें बुनियादी तौर पे बेनिफिट तो हो रहा है मैन्युफैक्चरर्स को। दुनिया में सबसे बड़ी जो माफिया है वो अमेरिका को ले लें या आप यूरोप को ले लिए, वो तो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री की माफिया है।
तो अब आप सिर्फ इसका F-35 का देख लीजिए कि ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है पूरा कंसीव किया हुआ, ये $2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। तो $2 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट को उन्होंने बेचना है। तो मैं तो फिर कहूंगा कि सऊदी अरब खरीद नहीं रहा, उसको दिए जा रहे हैं कि यू हैव टू बाय दिस। और इसी तरह जो यूरोपियन है, जैसे अभी आपने बताया कि पोलैंड का राफेल के लिए, उसके लिए फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ है और 100+ राफेल ले रहे, $multi-billion की सेल है। तो यस, अगर आप एयर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये तो हमारा जो रिसेंट हमने बुनियादन मखसूस में जैसे परफॉर्म किया है, इसने दुनिया पे साबित कर दिया है कि 5th जनरेशन या 4th जनरेशन ऑनवर्ड की जो वॉरफेयर है, उसमें एयर पावर सुप्रीम है। एयर पावर जिसमें अब स्पेस भी शामिल हो गई है, जिसमें सैटेलाइट्स भी आ गए हैं, जिसमें इवन जो फ्यूजेस जिनको आप कह रहे हैं कि जो मिसाइल हवा में ट्रेवल करके जाते हैं, ये सब एयर पावर का हिस्सा है। तो इसमें प्राइमरीली जो वो कहते थे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है। शायद ही कहीं पे उस इजराइल गाजा जो वो कर रहा है वहां पे होगा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड उसको चाहिए, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया का देख लीजिए, तो वहां पे एयर पावर है। इसलिए आई थिंक जो जेन्युइन कंसर्न है कंट्रीज के, उसमें भी वो एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऑल डोमेन्स में, स्पेस से लेकर सैटेलाइट्स तक, साइबर में करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, और उसका बेनिफिट इन्हीं को होगा। साजिद हबीब साहब, ये आपने बात की कि बूट्स ऑन ग्राउंड अब शायद बहुत कम हो गया और फजाई बढ़तरी डेफिनेटली हर मुल्क अपनी साबित करना चाह रहा है। अभी हालिया दुबई एयर शो में पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे भी मौजूद थे, भारतीय तेजस तैयारे भी मौजूद थे, लेकिन वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने तो अपनी बढ़तरी साबित की, दूसरी जानिब जो भारतीय तेजस तैयारे हैं उनकी ऑयल लीकेज वहां पर देखी, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो इस भारत के एक तरफ जो जारहाना बयानात हैं फजाई बढ़तरी के, दूसरी जानिब इस तरह की चीजें सामने आना, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये तो मैं इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसका तो जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है कि उसका कोई ऑयल लीक हो गया। वो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइप क्रिएट करने के लिए, एक सोशल मीडिया वॉर के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेटिव के लिए तो ठीक है, लेकिन आई थिंक हमें उसकी जरूरत ही क्या है उनके किसी ऑयल लीक का जिक्र करने की। हमने तो उनके 6-7 राफेल और रसूल गिरा के और एक बहुत बड़ा ड्रोन उनका गिरा के हमने तो साबित कर दिया। तो अब ये जहाज के नीचे ऑयल लीकेज को झांकने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन ये अपनी जगह है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखूं कि आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जराए लिमिटेड होने के बावजूद हमने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर हमने JF-17 को 4th and 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना दिया है, जबकि इन लोगों ने बहुत कम से कम 80s अर्ली में इन्होंने LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया था, पहले किसी और नाम से, और उसके बाद ये तेजा के ऊपर लगे हुए हैं। अब जाके इनकी कुछ इंजन की डील फाइनल हुई है, F-404 इंजन की अमेरिका के साथ इनकी डील फाइनल हुई है। तो ये तो अभी उस प्रोसेस में चल रहे हैं, जबकि इनका प्लान इंडिया का था वो तो आज से कम 10 साल पहले इनके 41 स्क्वाड्रन लेटेस्ट जहाज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर पाकिस्तान ने अपनी बढ़तरी साबित की है और दुनिया पर भी अयां है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ थे, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आलम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अवामी मुश्किलात की, जिसमें महंगाई ने मजीद इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में चीनी की कीमतें एक नई तारीखी सतह पर जा पहुंची हैं। कोयटा में चीनी 229 या 230 रुपए फी किलो, जबकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की मार्केटों में 150 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल चीनी की औसत कीमत 132 रुपए 24 पैसे फी किलो थी, जबकि सिर्फ एक साल में तकरीबन 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसने हर घर के बजट को शदीद मुतासिर किया है। माहिरीन के मुताबिक इस बहरान की बुनियादी वजह गन्ने की क्रशिंग में ताखीर है। पंजाब की 41 में से 14 शुगर मिलें अब तक क्रशिंग शुरू नहीं कर सकी और हुकूमत ने उनके लिए 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माने का इंदिया भी दे रखा है। रसद कम होने के बाद मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत भी सामने आ रही हैं और मार्केट में 2 किस्म की चीनी दस्तियाब है। एक बारीक चीनी जो कि 185 से 190 रुपए, कमर्शियल चीनी जो है वो 190 से 200 रुपए फी किलो में है। इसी दौरान वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला किया है और अब
मार्केट तय करेंगी कि चीनी दरामद होगी या बरामद। नाकदीन का कहना है कि गुज़िश्ता 7 साल 7,50,000 टन चीनी की बरामद वो कदम था जिसने आज की किल्लत और महंगाई की बुनियाद रखती है। अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी दुरुस्त थी, क्या डीरेगुलेशन से बहरान और नहीं बढ़ेगा, अवामी मुश्किलात क्या हैं और वो किस तरह से उनका इजहार कर रहे हैं। एक नज़र आप भी देखिए। बहुत महंगी जा रही है, 190 रुपये 200 रुपये मिल रही है, लेकिन वो भी 1 किलो या 2 किलो से ज़्यादा दे ही नहीं रहे। सर मुल्क के हालात तो पहले बहुत ख़राब है, बिल्कुल बहरान है बहुत चीज़ का। हुकूमत को चाहिए कि चीनी कम से कम 150 से नीचे होनी चाहिए। चीनी का मसला नहीं है, मगर इंपोर्ट हो जाती है सारी, जिन्ने भी मगरमच्छ है सारी चीनी गैप कर देंगे। मैक्सिमम 190, 200, 210, तो इसको कम से कम 120-30 पे आना चाहिए। चीनी तो हमारे बच्चे, हम उनको दूध पिलाते हैं, चीनी के बगैर ही पिलाते हैं कि बेटा पी लो पी लो। सर देखिए, बदकिस्मती ये है कि कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ताजिर अपने मनमानी करते हैं, होलसेल वाले अपने मनमानी करते हैं, दुकानदार अपने मनमानी करते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। अभी किससे हम फरियाद करें? अब कीमतों में कमी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है और सूबाई हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसके नोटिस ले ले। डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़राअत हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीनी का मामला बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुका है। हम हर साल ये बात करते हैं, शुगर माफिया का जिक्र होता है, कार्टल्स का जिक्र होता है, लेकिन आज तक इसका कोई मुस्तकिल हल निकल नहीं सका। क्या कहेंगे, एक बार फिर से चीनी मिल नहीं रही, मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। जी शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें जी, चीनी सरकार है, हुकूमत चीनी वालों की है, तो चीनी कैसे सस्ती हो सकती है? आपके पास जो प्रोडक्शन हुई थी वो आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा थी, सरप्लस प्रोडक्शन थी। पहले सस्ती एक्सपोर्ट कर दी गई और उसके बाद फिर महंगी इंपोर्ट करके लाई गई। चीनी को 3,10,560 टन जो है चीनी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और वो महंगी चीनी थी, और उसी ने पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतें गिर जाती हैं हमेशा जो आपका रिलीजियस फेस्टिवल्स उसके बाद, लेकिन इस दफ़ा नहीं गिरी और कीमतें जो है फिर वापस बढ़ के अब आप मार्केट सामने है कि 185 से लेकर 188 रुपए का जो एक्स मिल का रेट हो चुका है, और कराची में कोई 200 से लेकर और पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में कोई 230 रुपए तक की रिटेल हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जब ये कहती है कि हम इसको डीरेगुलेट करते हैं, तो असल में वो डीरेगुलेट नहीं करते बल्कि अपनी इंटरवेंशन और बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पूरा सीजन देखा कि हुकूमत ने बार बार कीमतें मुकर्रर की। मिनिमम प्राइस फिक्सेशन जो होती है वो एक किस्म की डिस्टॉर्शन होती है, जिसकी वजह से कीमतों को नीचे नहीं जाने दिया जाता बल्कि ऊपर बढ़ाया जाता है। अभी जब आपके पास जब सीजन सर पे था उस वक्त भी हमने ये कहा था कि आपके पास चीनी सरप्लस है, आपको इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस तरह से पॉलिसी इख्तियार करें कि मार्केट में चीनी आ जाए, लेकिन उसकी बजाय हुकूमत ने वाया थर्ड कंट्री चीनी इंपोर्ट की, और वो फिर आपको ये 178, 165 में जो फाइन चीनी बेच रहे हैं बारीक वाली, वो तो अभी भी बिक नहीं रही उनकी, क्योंकि कंज्यूमर मोटी चीनी पसंद करते हैं। तो शुगर मिलों ने अपना एक सिंध के अंदर भी क्रशिंग स्टार्ट नहीं की और बहुत सी शुगर मिल ने स्टे ऑर्डर ले लिए पंजाब में, जिसकी वजह से क्रशिंग और डिले हो गई है और चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट में जो चीनी टीसीपी ने इंपोर्ट की थी वो ऑलरेडी बिक चुकी है। मोटी वाली बारीक चीनी बची हुई है जिसको कंज्यूमर नहीं लेते। अब आपकी इस क्रशिंग को डिले करने की वजह से आपका जो नया वीट का सोइंग सीजन है वो भी मुतासिर होगा, क्योंकि आपके पास पहले ही एक गंदम का बोरान आपके पास सर पे खड़ा, आटा महंगा हो चुका है, चीनी को दोबारा महंगा कर दिया गया। डीरेगुलेशन का भी जिक्र किया है। ये जो अब शुगर सेक्टर की मुकम्मल डीरेगुलेशन के हवाले से फैसला किया गया है कि जी मार्केट फोर्स तय करेगी कि इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इसका क्या कोई फायदा भी होगा या सिर्फ नुकसान है? देखिए, दुनिया भर में हुकूमत कारोबार से अलग रहती है, कारोबार नहीं करती। हमारी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली उसको कारोबार करना नहीं आता, लेकिन उसका रोमांस कारोबार करने का बहुत ज्यादा है। आप जब फ्री करते हो मार्केट को तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी खोल दी जाती है, ताकि जैसे ही चीनी की कीमतें मुकामी कीमतें बढ़े तो इंपोर्ट हो जाए, और अगर मुकामी कीमतें बहुत कम हो जाती हैं दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज आपको मैं बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ फ्यूचर जो है मार्च का कुछ $421 पे ट्रेड हो गया है, कल 418 था।
फ्यूचर में चीनी की सरप्लस प्रोडक्शन है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी चीनी की प्रोडक्शन सरप्लस होगी। यही वजह है कि शुगर मिल जो है उसकी शुगर केन की क्रशिंग को डिले कर रहे हैं ताकि उनकी रिकवरी में इजाफा हो, लेकिन फार्मर्स को पिनलाइज कर रहे हैं। हुकूमत जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुली रखती है तो दोनों मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कंपीट करती हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमती मुदाखलत बार बार होती है, और खासूसन आपकी जो स्टेपल है इसमें गंदम और चीनी इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं जिनका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपनी जाती शुगर मिल्स हैं। आप जब तक इसको ओपन आउट नहीं करोगे, जब तक इसके अंदर नए लोगों को आने नहीं दोगे, ये मोनोपोली कायम रहेगी और आपके पास बार बार क्राइसिस क्रिएट होंगे। इस वक्त जो ग्रोअर्स हैं शुगर केन वो परेशान है, उनकी जो है हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आगे से ये जो क्रशिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, आपने अभी बताया कि कुछ ऐसी मिलें हैं जिन्होंने स्टे लिया है इस पर। ऑब्वियसली इससे स्टॉक भी इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली इससे वीट सीजन भी जो है वो भी इफेक्ट होगा। अपनी शुगर मिले हैं, बहुत से जो सियासतदान हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में जब आ जाता है तो मामलात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। आप नहीं समझते कि इससे सरासर नुकसान सिर्फ अवाम का है और इससे सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में भी बेहतर नहीं हो सकती? देखिए, इसमें ना सिर्फ आवाम का नुकसान है, ग्रोअर्स का नुकसान होता है जब हुकूमत रेगुलेट करती है किसी चीज को, बल्कि हुकूमत का खुद एक्सचेकर जो खजाना है वो ब्लीड करता है। आज आपने देखा, कल स्टेट बैंक के नंबर्स आए हैं, आपका करंट अकाउंट खसारा बहुत हद तक बढ़ गया है, 256% बढ़ गया है। उसके अंदर आपने चीनी भी इंपोर्ट की है जो अननेसेसरी इंपोर्ट थी, और जिसकी इंपोर्ट की वजह से चीनी की कीमतें कम नहीं हुई बल्कि और 230 रुपए तक हिट कर गई रिटेल मार्केट में। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी सूरत में भी आवाम को फायदा नहीं पहुंचाती, सिर्फ और सिर्फ शुगर बैरन्स को फायदा होता है। और वन साइडेड पॉलिसी अगर सिर्फ शुगर बैरन्स को फायदा पहुंचाया जाए तो फिर वो आवाम के लिए भी नुकसान है। बिल्कुल, और आवाम के लिए सिर्फ नुकसान है और आवाम रोजाना महंगाई की चक्की में मजीद पिसते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्स। महंगाई ने हर तबके को मुतासिर तो किया है, लेकिन खरीदारी का सिलसिला अभी बहरहाल जारी है। सर्दी के आगाज से पहले लंडे बाजारों में शहरियों का रश है, लेकिन सफेद पोश आवाम के लिए जैकेट्स, दस्ताने और टोपियां खरीदना सिर्फ ख्वाब बन कर रह गया है। महंगाई के सबब गरीबों के लिए लंडे के मलबूसात की खरीदारी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। लंडा बाजार में खरीदारी भी कम हो रही है और खरीदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शहमा आलम खान की स्पेशल रिपोर्ट। सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर में जो खुनकी का इजाफा 2 या 3 दिनों से देखा गया है, उसकी वजह से लाहौरियों की एक जो तादाद है, बड़ी तादाद है, उसने लंडे का रुख कर लिया है, जहां पर वो अपने कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े और ऐसी अशिया जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होती है उनकी ख़रीदारी के लिए आए हैं इधर। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ताजरों को किन मसाइल का सामना है और जो गाहक हज़रात है उनका क्या कहना है। बताइए कि सर्दियों की जो आमद है, जी 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 इजाफा हुआ है खुनकी में, तो बताइए कि आपको किन मसाइल का सामना है और आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो पहले माल लगता था और दुनिया आती थी बाहर से, अब नहीं आ रही। उसकी वजह है कि ये सारी सफाई हो चुकी है। यहाँ पर हम अंदर हैं और दुकानों के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। पहले रश होता था, गाहक गरीब भी आता था, मीर भी आता था। अब ना गरीब आ रहा है ना मीर आ रहा है। फुटपाथ वाले सारों को रेडियाँ बना के दे दे, को ऑफर दे दे उनको ताकि हमारी मार्केट चल पड़े, लेकिन ऐसा कोई ऑफर नहीं। यहाँ पर पैरा फोर्स वाले आते हैं, कमेटी वाले आते हैं और अंदर है, अंदर से उठा के लेके जाते हैं। ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता, पूरी मार्केट फारूक हो गई है, पान कोई कारोबार नहीं, गरीब आदमी बिल्कुल तंग आ गया। ये कैसा और लंदन बनाती है, लंदन तो अमीर मुल्क है, जापान अमीर मुल्क है, ये तो गरीब मुल्क है। इसका काम है गरीबों को साल लेकर चल, आते हैं पुलिस वाले पकड़ते हैं, कमेटी वाले उठाते हैं, गाड़ी में सड़ते हैं, गैब करते हैं, पर्चे देते हैं। ये कैसा मुसलमानों का मुल्क है भाईजान। बाकी मैं उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ मजलूम नवाज साहब के आगे कि खुदा के लिए थोड़ा सा औलाद रख। कुछ भी नहीं है, मार्केट सुनसान हुई हुई है और जब शॉपिंग करने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं से पुलिस की मोबाइल आती है, वो सारा सामान उठा के अंदर ले जाती है। जो शॉपिंग कर रहे होते हैं वो वहीं की वहीं रह जाती है। सामान नहीं है बाज़ारों में तो रश भी कम हो गया है और अब पब्लिक भी कम हो गई है। लेकिन आपने तो कोई दुकान नहीं लगाई हुई, आपने तो कंधे पे इसको रखा हुआ है। दुकान नहीं लगाई हुई है, हमारा इतना मतलब बजट नहीं है कि हम दुकान लगाएं भाई, कंधे पे लगा के माल बेचते हैं, लेकिन ये वो भी करने नहीं दे रही है यहाँ की हुकूमत। पता नहीं ये हुकूमत करने दे रहे, छीन लेते हैं, छीन लेते हैं हमसे, ये छीन लेते हैं भाई, ले जाते हैं, वो हमें आगे फिर मालिक को जवाब देना होता है। पता नहीं ये लाहौर किसके लिए बनाया, अमीरों के लिए बनाया या गरीबों के लिए बनाया।
हुकूमत की पॉलिसी से बाजार तो खुले हो गए, लेकिन इसके बरअक्स दुकानदार और ख़रीदार हजरात हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं। शाहमा आलम खान, सुनो न्यूज़ लाहौर। कुछ और अवाम की मुश्किलात की बात कर लेते हैं। डस्का की इकलौती तफरीगाह मियाँ शहबाज शरीफ पार्क इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जही के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरी तो यहाँ का रुख करने से कतराते ही हैं, मगर मवेशियों ने इस पार्क को अपना मस्कन और चरागाह बना लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीन रजा मुगल इसी पार्क में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अमीन, बताइएगा क्या हालत जार है यहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियाँ शहबाज शरीफ पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क जो है वो नहर BRB किनारे वाक़या है और 2018 के इंतखाबात से कबल जो है ये पार्क तमीर हुआ था और इस वक्त ये इस पार्क की 6 से 7 साल में ये हालत हो गई है कि ये पार्क कम और भूत बंगले का ज़्यादा मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर जो पानी लगाने के लिए 2 मोटरें थी वो भी गायब हैं, वो चोर लेके आए। इसके अलावा जो बिजली की सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर था वो भी चोरी हो चुका है और यहाँ पर लाइटें तो हैं मगर वो यहाँ पर बिजली नहीं है। और इसके अलावा इसकी हालत इस वक्त ये है कि इंसान तो इंसान, यहाँ पर जानवर जो है, मवेशी जो है वो चरते नजर आते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो इस पार्क में आए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। पहले जब ये बनाया तो उस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन सारा मोहल्ला इधर सैर को आता, जस्का वाले भी आते सारे, लेकिन अब बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी और जंगले भी लोगों को उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मेहरबानी फरमाएं और इस तरफ भी उनका ख्याल और डस्का के शहरियों को अच्छी तफरीगाह मिले। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से दोबारा यही मुतालबा है कि इस पार्क की तरफ तवज्जो दी जाए और ये जो वाहिद तफरीगाह है यहाँ पर शहरियों को, आने वाले शहरियों को अच्छा माहौल मुयसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया अमीन रजा मुगल, इस बारे में आगाह कर रहे थे। देखना ये होगा कि हुकूमत इस हवाले से कब एक्शन लेती है और कब इक़दाम उठाती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।